Hello students, welcome back again on my YouTube channel My Exam Solution। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का हमारा लेक्चर है संघवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने ये एमए पॉलिटिकल साइंस का भी एक चैप्टर है ये, तो मैं उसके एमए के सारे चैप्टर बना रही हूँ, तो आपके लिए उसी का यूनिट 11 है ये संघवाद। पर ये एक जनरल टॉपिक भी है, तो इसीलिए मैंने इसको जो है हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो सीबीएसई का हो या बीए का हो या एमए का हो, सब तरह से जो है इस टॉपिक को मैंने प्रिपेयर किया है। संघवाद के बारे में हम जानेंगे क्या होता है और भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है और इसकी कार्यप्रणाली विशेषताएं के बारे में हम जानेंगे। फिर जो है संघ द्वारा यानी भारत द्वारा जो इसका विकेंद्रीकरण किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन सब टॉपिक्स जो हैं इसमें ही आपकी सब चीज़ें कवर हो जाती है जो संघवाद में आपको जाननी चाहिए, और इससे ज़्यादा ना आपको जानने की ज़रूरत होती है। जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें मैंने जो है यहाँ पे ऐड करी है, तो आप वीडियो का एंड तक देखें, आपका पूरा जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं 11th 12th के और या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें इसका आंसर जो है आप इस लेक्चर वीडियो को अगर समझ जाएंगे तो आप आसानी से दे सकेंगे सारे आंसर्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या होता है संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है यानी संघ, ये हमारे भारत में जो है अब लेकर आए हैं। संघ व्यवस्था जो है इसका मतलब होता है जो सरकार की शक्तियाँ होती हैं यहाँ पे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। मतलब हर क्षेत्र में अब जैसे कि सरकार एक बनी है, अब वो हर क्षेत्र में तो जाके ये उसकी क्या परेशानी है हर क्षेत्र की, वो सिर्फ अकेली सरकार नहीं कर सकती है। तो इसके लिए जो छोटे राज्य होते हैं या गांव होते हैं उनके जो है अलग अलग सरकारें वहाँ पे बांट दी गई हैं। अलग अलग ग्राम पंचायत यहाँ पे बने हुए हैं और जो है यहाँ पे राज्य का एक क्षेत्र मतलब ऐसे बना रखा है हर क्षेत्र में, जिससे कि हर क्षेत्र की परेशानियों को वो लोग जान सके और सरकार तक उनकी बात रख सके या फिर जो है उनकी परेशानियों को खुद हल कर सके। तो इसके लिए जो है हर क्षेत्र में शक्तियों को बांट दिया गया है, इसी को हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो इसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। यहाँ पे सत्ता और जो प्राधिकार होता है यानी अधिकार होता है वो सब क्या है एक इकाइयों में बट जाता है, बहुत सारी इकाइयों में बट जाता है यहाँ पे। तो आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। वैसे जो है इसमें जब संघीय व्यवस्था जिसे हम कहते हैं यहाँ पे सिर्फ दो स्तर पर होती है, भारत ने इसमें अलग है। पहले हम संघीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है यहाँ पे दो प्रकार की हम जानेंगे। पहले जो कि है राज्य व्यवस्था, इसमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी कि जो राज्य व्यवस्था होगी उसमें सारे राष्ट्र के जो महत्व हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य किए जाने वो सब शामिल होंगे। और एक तरफ होती है संघीय व्यवस्था जो कि पूरे मतलब कि पूरे देश में क्या चलना है, यानी राष्ट्र का महत्व जो है यहाँ पे संघीय व्यवस्था तय कर रही है। और जो राज्य है, राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था का ये कार्य है कि वो जो है पूरे राष्ट्र को देखेगी, वहाँ पे उनकी सरकारें कैसे चलानी है और उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो अब मेरे समक्ष लाएं, जितनी भी मैंने सरकारें बनाई हैं अलग अलग देशों में। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। फिर दूसरी तरह की ये दूसरा प्रकार है राज्य स्तर का, और राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। ये क्या करती हैं? शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। और दोनों ही सरकारें क्या करती हैं? अपने कार्य करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अपना जो है जो भी इन्हें निर्णय लेना है ये अपने तरीके से ले सकती हैं। इनको संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके अनुसार जो है ये कार्य करती हैं। तो दोनों ही के अपने अपने अधिकार हैं, दोनों अपना कोई भी फ़ैसला लेने चाहती है तो अपने उनके संविधान में अगर उनको वो फ़ैसला लेने की अनुमति है तो वो आसानी से ले सकती हैं। तो यहाँ पे दो तरह की सरकारें हमने देखी, मतलब दो तरह की व्यवस्था, एक संघीय व्यवस्था होती है और एक राज्य स्तर पर होती है। राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं और ये दोनों व्यवस्था जो है संघवाद के दो स्तर हैं। इसके अलावा संघवाद क्या होता है, कितनी सरकारें होती हैं, यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था।
यानी कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था को कैसे अपनाया गया है। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। यहाँ पे जो है लागू है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान पर लागू होती हैं ये, और संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। तो संविधान में यहाँ पे 2 शासन का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। 2 स्तर पे शासन बनाए गए थे, संघ व्यवस्था और राज्य व्यवस्था। संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, संघ सरकार को केंद्र सरकार भी कहते हैं। इस तरह से आप जान सकते हैं कि केंद्र और एक होगी राज्य। केंद्र ऊपर होगी, सबके ऊपर होती है, सारे राज्यों को देखती है उसमें क्या चल रहा है, कौन सी सरकार है, तो कौन से नेता हैं। और राज्य जो होती है सिर्फ राज्य स्तर के कार्य देखेगी, जो उसके राज्य में क्या चल रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी केंद्र सरकार को ये जो है पूरे भारत में क्या प्रतिनिधित्व हो रहा है लोगों का, वो देखेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 स्तर पे जो है संस्थाएं थी, 2 संस्थाएं थी, केंद्र और राज्य। पर बाद में पंचायतों, नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। यहाँ पे फिर बाद में जो है ग्राम पंचायतें जो होती है, जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे सरपंच वगैरह होते हैं और गाँव के सारे निर्णय लेते हैं, वो हमारे गाँव में जो है ये नीति अपनाते हैं या फिर ये चीज़ें करते हैं। तो उस हिसाब से जो पंचायत होती है, वहाँ की सरपंच होता है, वही ये सब फैसला लेता है। तो ये जो है ग्राम पंचायतें जो है ये बाद में आई हैं। पहले कौन सी थी? केंद्र और राज्य, ये 2 ही प्रकार थे। यानी कि जो गांव के इलाके होते हैं, बहुत छोटे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे राज्य की इतनी पहुँच नहीं है या फिर केंद्र की इतनी पहुँच नहीं है, तो वहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, वहाँ पे पंचायतें बना दी। वो क्या करेंगी, गाँव का जो भी निर्णय लेना है, जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उनको देखेगी। अब ये क्या क्या चीज़ें देखती हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे अब तीसरी व्यवस्था जो है भारत में आ चुकी है, और ये क्या थी, पंचायतें, जो कि ग्राम पंचायतें थी। गांधी जी द्वारा इनकी जो है इनके लिए शुरुआत की गई थी, गांधी जी द्वारा, और तब जाके जो है ये अस्तित्व में आई थी। तो बाद में पंचायतों और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, और ये तीनों ही स्तर की जो सरकारें होती हैं, केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत, इनके अपने अपने अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसके अनुसार ये कार्य करती हैं। तो भारत की ये संघीय व्यवस्था है, यहाँ पे 3 तरह की जो है व्यवस्था है। इसके अलावा जो इनके कार्य हैं वो हम देखेंगे। कार्य प्रणाली इनकी क्या है, ये सिर्फ मैंने आपको जो है मतलब इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है, संघ सूची, राज्य सूची में क्या आता है और समवर्ती सूची में क्या आता है। तो संघ सूची में थोड़े से हम कार्य जानेंगे कि केंद्र के क्या कार्य हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, और समवर्ती सूची जो होती है ये ग्राम पंचायतों के लिए नहीं होती है, ये राज्य और संघ जो मिलके जिस पे इनका जो है अधिकार होगा, या फिर जिस पे इनका जो है दिलचस्पी होगी, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों का साथ, अगर ये चाहते हैं किसी चीज़ पे कानून बनाना, तो ये अपने मिलकर इन दोनों चीज़ों पे कार्य करते हैं। संघ सूची में क्या क्या आता है? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जिसमें कि पूरे राष्ट्र की भलाई हो रही है, ऐसे कार्य संघ करेगा। क्या करेगा? ये प्रतिरक्षा करेगा, किसी भी देश से रक्षा करनी है, मतलब रक्षा पे क्या खर्च करना है, रक्षा के लिए हमें क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, कोई देश जैसे हम पे युद्ध करता है, हमला करता है, तो उससे रिलेटिव कार्य, और विदेशी मामले, विदेशों से जो व्यापार है उसके मामले, बैंकिंग का कार्य ये देखेगी, मुद्रा का जो भी कार्य होता है वो देखेगी, और राष्ट्रीय महत्व के, मतलब ये सब कार्य किस चीज़ के हैं? राष्ट्र का महत्व के कार्य हैं, और इस सबको जो है संघ सूची देखती है। संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार जो होती है वो उनके कार्य ये होते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। तो एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है, और ये सारी नीतियाँ पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो संघ सूची जो होती है ये केंद्र सरकार के कार्य बताती है, राज्य सूची राज्य के कार्य बताती है, समवर्ती सूची जो होती है ये राज्य और संघ की जिसमें सहमति होती है, दोनों की सहमति हो, ऐसे कार्य यहाँ पे होते हैं। तो राज्य सूची के क्या कार्य हैं? राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे पूरे राज्यों की बात हो रही है, पूरे राष्ट्र को ये देखेगी, और ये क्या देखेगी? सिर्फ स्थानीय जो जगह होती हैं, जो है छोटे छोटे स्थान होते हैं, प्रांत होते हैं, उनको ये देखेगी।
और राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो राज्य सूची में जो कार्य दिए गए हैं इस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा, राज्य स्तर की जो सरकार है वो बनाएंगी। और केंद्र सूची में जो कार्य दिए गए हैं इस पर सिर्फ केंद्रीय कानून बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। और समवर्ती सूची में ये दोनों सहमत होकर आपस में ये सब कार्य करेंगे। कौन से कार्य हैं वो? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह यानी विवाह से रिलेटिव कोई भी कार्य, गोद लेना हो और उत्तराधिकारी जैसे वह विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। यानी कि केंद्र और राज्य जिसमें सहमत हो, साझेदारी हो जिस पे इन दोनों की, वो कार्य यहाँ पे आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। तो दोनों ही मिलके जो है ये सारे कार्य पे कानून बनाएंगी और दोनों की सहमति होगी उस कानून पे। तो यहाँ पे हमें जो है इनके कार्य भी समझ में आ गए होंगे, थोड़ी डीपली भी जानेंगे अभी। तो इन सूचियों को भी अगर आप मतलब नोट कर लेते हैं तो आपको जो है याद रहता है कि केंद्र सूची जो है क्या कार्य है, राज्य के क्या कार्य है, और ये दोनों मिलके जो कार्य करती हैं सहमत होकर उसे समवर्ती सूची में जो है लिखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं कौन सी भी क्लास के, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो इनकी विशेषताएँ जानेंगे हम और साथ साथ में जो है इनकी कार्यप्रणाली भी है ये। तो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सरकार जो होती है संघ तंत्र की, यहाँ पे हम विशेषताएं देख रहे हैं। तो यहाँ पे संघ तंत्र में जो है संघीय व्यवस्था में सरकारें कितने प्रकार की हमने देखी? 3 प्रकार की। एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरी जो भारत ने बनाई है वो है ग्राम पंचायत, मतलब कि भारत द्वारा पहले बनाई गई। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे नागरिक समूह पर ये शासन करती है, और पर इनका क्या कानून बनाना जाना है इनके द्वारा, वो उसके लिए इनके अलग अलग अधिकार बांटे गए हैं, उसके अनुसार ये कार्य करेंगी। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। तो जो मौलिक प्रावधान है और उन पे जो है राज्य और संघ जब सहमत होगी तभी इनको बदला जा सकता है। और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। और यानी कि इनके जो भी अधिकार होंगे वो कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान में, और ये ही जो है इनके अस्तित्व की गारंटी देता है। संविधान जो है हमारा, इसमें इनके कार्य लिखे गए। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। यानी कि इनका जो है इनको पैसों से रिलेटिव जो भी इनको स्वतंत्रता देने के लिए, यानी कि ये अगर जो है अपनी वित्तीय सहायता जो भी ये लेना चाहती हैं अपने कार्य करने के लिए, जो भी इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए इनका जो है राजस्व यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। अलग अलग यहाँ पे जो है इनको दिया गया है कि इतनी वित्तीय सहायता हमसे ले सकती हैं, और संविधान में ये बताया गया है। संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष आते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष ही होने ज़रूरी हैं, एक तो आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति, क्योंकि जब भी जो है केंद्र और राज्य मिलके उन्हें कार्य करना है, मिलके उन्हें कई चीज़ों पर कानून बनाना है, तो उस वजह से दोनों की सहमति होना और दोनों पर भरोसा होना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो ये सब थी संघ तंत्र की विशेषताएं। आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संघ द्वारा की गई विकेंद्रीकरण की पहल, या फिर हम कह सकते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण यानी कि तीसरी सरकार जो बनी है उसकी बात हो रही है। ग्राम पंचायत, उनका विकेंद्रीकरण किया गया है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि वही जब केंद्र और राज्य तो एक सरकारें हैं ही, पर अब जो है स्थानीय सरकार, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, ज़िले होते हैं, उनकी अलग से अब एक पंचायत बनाई गई है। और यहाँ पे जो है पंचायत बनाने का मतलब है हमने अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया है। अब 2 शक्तियाँ थी, अब उनके बीच में भी एक जो है शक्ति बांट दी गई है, तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण।
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। तो 1992 में यहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी, यानी कि ग्राम पंचायत बनाने की। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तरीके स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। फिर उसके बाद संविधान में संशोधन करके जो 73वां और 74वां संशोधन था उसके बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस संशोधन के द्वारा जो है इनको और भी ताकत दे दी गई थी, यहाँ पे जो है इनके अधिकार और बढ़ा दिए गए थे। जो भी ग्राम पंचायत थी 1992 में इनकी शुरुआत होती है और संविधान में फिर 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ उसके द्वारा इनकी शक्तियों को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। और तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावित यहाँ पे बनाया गया है। अब इन ग्राम पंचायतों के लिए क्या क्या जो है प्रावधान किए गए हैं या फिर क्या क्या जो है ये कार्य करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, यानी संविधान में इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है ग्राम पंचायतों का। तो इनका चुनाव जो है वो नियमित रूप से कराया जाएगा। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियाँ, स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स एक ही हैं। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत होती है उसमें अब जो है अनुसूचित जातियाँ जो होती है जिनको जो है समाज से अलग होती हैं उनके लिए भी अब यहाँ पे सीटें दी गई हैं ग्राम पंचायत में, और पिछड़ी जातियाँ जो होती हैं उनके लिए भी सीटें यहाँ पे आरक्षित है। और इन टोटल सीटें जो होती हैं इनकी, उनमें कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। महिलाओं की पहले जगह नहीं थी, अब बाद में संशोधन के द्वारा भी जो है अब 1/3 हिस्सा महिलाओं का होगा यहाँ पे। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो यहाँ पे जो है पंचायत और नगर पालिका यानी कि जो भी छोटे छोटे नगर होते हैं उनमें भी जो है सरकारें बनाई गई हैं, उनको नगर पालिका हम कहते हैं। पंचायत जो होती है ये गाँव में बनाई जाती है। तो यहाँ पे चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, यानी कि यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है जो कि इनके जो भी यहाँ पे खड़े होते हैं जो लोग, उनको चुना जाता है, जिसके द्वारा राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। अब ये जो स्थानीय जो शासन बनाया गया है नगर पालिका और पंचायत, अब इसकी जो है राज्य सरकार क्या करेगी, अब इनको भी अपने अधिकार बांटेगी, अपनी शक्तियाँ देंगी, और जो भी राजस्व का हिस्सा है अब जो है एक तीसरी यहाँ पे संस्था में भी बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ 2 ही संस्थाओं को दिया जा रहा था, अब तीसरी संस्था आ गई तो राज्य को उसके साथ भी बांटना होगा अपना राजस्व और जितने भी अधिकार हैं। सत्ता में भागीदारी की प्रगति हर राज्य में अलग अलग है, और जो है यहाँ पे यानी कि अलग अलग है का मतलब है हर राज्य की जो है अपनी जनसंख्या होती है, अपनी जो है उनके वहाँ के लोग होते हैं, किसी की सहमति होती है किसी की नहीं होती। तो इस आधार पे जो है हर राज्य की सरकारें अलग अलग होती है, हर सत्ता अलग अलग होती है यहाँ पे। तो आपसे यही पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन आपका इसी पे बन सकता है। एक तो संघ द्वारा की गई विकेंद्रीकरण की पहल, तो आप ये जो है लिख सकते हैं कि अब केंद्र और राज्य के अलावा भी एक सरकार को जोड़ा गया है जो है नगर पालिका और जो है पंचायत, और 1992 में इनके लिए जो है कदम उठाया गया। और जो है 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ उन्होंने इन ग्राम पंचायत और नगर पालिका को और भी ज़्यादा जो है महत्व यहाँ पे दे दिया था। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको जितना चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी संघवाद के बारे में, आपको पता चल गया होगा संघवाद क्या होता है, कितनी तरह की सरकारें होती हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। फिर हमने जाना कि उसका विकेंद्रीकरण किस तरह से हुआ। तो आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट। और आपको पसंद आया हो वीडियो, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। और आपको कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ आप चाहते हैं हम ऐड करें वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हमारे माई एग्ज़ाम सोल्यूशन पे हम जो हैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। और आप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी आप हमसे डीएम करके ले सकते हैं। हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें डीएम कर सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं हमें के
मार्च में, जून में जो आपके एग्ज़ाम आएंगे उस सब की जो है प्रिपरेशन यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।